अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाज़ेब अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। रमीज राजा की जानिब से पीसीबी की कमान संभालने से पहले ही तब्दीलियां नजर आने लगी। बिल्कुल, आपको बताएं मिसबाह उल हक और वकार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक अबूरी कोच होंगे। आपको बताएं अहम खबर यह आ रही है, अहम तब्दीली सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल। रमीज राजा की जानिब से पीसीबी की कमान संभालने से पहले ही हम देख रहे हैं कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक अबूरी कोच होंगे। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने इस्तीफे दिए नहीं, दोनों कोचेस से इस्तीफे लिए गए हैं। हेड और बॉलिंग कोच के ओहदे छोड़ने की अंदरूनी कहानी सिर्फ और सिर्फ समा पर। तो हुआ क्या था ये समा तहलका में हम आपको बताते हैं। मुमकिना चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने 2 दिन पहले वकार यूनुस से मुलाकात में मुस्तकबिल के फैसलों के बारे में बता दिया था। रमीज राजा ने कहा, मैनेजमेंट के बारे में सख्त फैसले किए हैं, आप माइंड नहीं कीजिएगा। वकार यूनुस ने जवाब दिया, हमेशा कौमी टीम को सुरखरू करने के बारे में ही सोचा है। ज़राए के मुताबिक वकार यूनुस ने इस मुलाकात की तफसील मिसबाह उल हक को बताई थी। ये सारे का सारा मामला, इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, कुछ बताइए तो, कुछ बातें हमने बता दी, आप सारा मामला बताइए। बिल्कुल, बड़ी अनफॉर्चुनेटली एक वाकया पेश आया कि वर्ल्ड कप इतना बड़ा ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, उससे कबल ही हेड कोच और बॉलिंग कोच का इस्तीफा सामने आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि जो 24 माह का दुरानिया था वो बड़ा अच्छा गुजरा, वो बातें तो अलग हैं। लेकिन रमीज राजा ने वकार यूनुस से 2 रोज कबल मुलाकात की थी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और रमीज राजा ने वकार यूनुस को अपने मुस्तकबिल के फैसलों से भी आगाह किया था। और ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक टीम मैनेजमेंट की तब्दीली के हवाले से सख्त फैसले किए हैं, उन्होंने माइंड नहीं करना। रमीज राजा ने वकार यूनुस से मुकालमा किया और वकार यूनुस ने कहा कि 24 माह में जो है वो हमेशा कौमी टीम को सुरखरू करने का ही सोचा है, जबकि मिसबाह उल हक जमैका में है और जैसे ही वो आते हैं उनसे मुशावरत के बाद आपको फैसले से आगाह कर देंगे कि मुस्तकबिल में हमने रहना है या नहीं रहना। जिस पे वकार यूनुस ने मुलाकात की तफसील मिसबाह उल हक को बताई और जिसके बाद दोनों ने मुस्ताफी होने का फैसला किया। और जरा ने ये उनके खानदानी जरा ने ये भी बताया कि इससे पहले जो है वो वकार यूनुस ने फैमिली से मशवरा किया कि इससे पहले बोर्ड हमें निकाले, हम खुद से इस्तीफा देंगे। और आज देखे कि मिसबाह उल हक और जैसे ही स्क्वाड अनाउंस हुआ, ना टीम की मुशावरत की गई मिसबाह उल हक से, ना बाबर आजम से, ना वकार यूनुस से। टीम की मुशावरत के बगैर ही उनको फिर उनका ये फैसला सामने आया कि वकार यूनुस से मुलाकात हुई रमीज राजा की। और आज जिस तरह ही टीम का स्क्वाड का ऐलान किया गया वर्ल्ड कप का, तो उसके बाद थोड़े चंद घंटे के बाद वकार यूनुस और हेड कोच मिसबाह उल हक का इस्तीफा सामने आया। और कम से कम इससे ये तो हमें लगता है कि अब मामलात जो है ना वो दोस्ती के ऊपर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सामने सामने की परफॉर्मेंसेस को, प्रोफाइल्स को देखकर नहीं होंगे। जो करेगा टीम के लिए काम, वही टीम के अंदर दिखाई देगा, स्क्वाड के अंदर दिखाई देगा। ऐसे ही है, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, जैसे मिसबाह उल हक और वकार यूनुस टीम के साथ थे, वेस्ट इंडीज टूर खत्म होके आया, वेस्ट इंडीज पर कोरोना मुस्बत आ गया, ये फैसला 10 रोज कबल ही हो जाना था, ये ऐलानात का सिलसिला 10 रोज कबल हो जाना था जब से रमीज राजा को जो है वो अपॉइंट किया गया था चेयरमैन के लिए। तो उसके बाद से ही इस तरह के फैसलों के बारे में सामने आना शुरू हो जाना था। और वो कुछ देर बाद जो है वो, बहुत शुक्रिया। तो रमीज राजा का ओहदा संभालने से पहले ही क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा माजी में क्या कहते रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। 29 मैचेस, 16 की एवरेज, 50 भी कोई नहीं। वर्ल्ड कप स्क्वाड में आसिफ अली की सिलेक्शन पर सवालिया निशान लग गया। सोशल मीडिया पर भी खूब तनकीद की जा रही है। बड़े इम्तिहान है, T20 वर्ल्ड कप है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम का ऐलान किया गया है। ऐसे में सरफराज, शुएब मलिक, शर्जील खान और फहीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया गया। क्रिकेट शायकीन क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आपने साबिक कप्तान सरफराज को बिठा दिया, वो ज़्यादा कोई अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, सही है, चैम्पियंस ट्रॉफी वो जीत के ला चुके हैं आपकी कंट्री के लिए, उनको आपने बिठा दिया। फ़खर जमान आपके रिजर्व में है, वो बहुत एक अच्छे प्लेयर हैं, T20 में बहुत फास्ट प्लेयर हैं। यही है फेवरेटिज्म हमारी टीम में आजकल बहुत ज़्यादा हुई है। मिसबाह उल हक वही
टेस्ट करे जा रहे हैं जबकि वो फ्लॉप हो रहे हैं। आसिफ अली को देख लें या बाकी प्लेयर्स को देख लें, खुशदिल शाह को देख लें, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, नहीं करे रन। ठीक है, बॉलिंग में हम लोग देखें तो बॉलिंग हमारी थोड़ी हल्की है। हमें शाहीन शाह को हम एक सबसे एक्सपीरियंस बॉलर लेके जा रहे हैं, हमें वहाब रियाज को टेस्ट करना था, आमिर को टेस्ट करना था, इनको नहीं लेकर आए हम लोग, जबकि ये दोनों सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं। हारिस रऊफ को जो है, हारिस रऊफ ज़्यादा पेस पे जाता है, वो दिमाग से बॉलिंग यानी पेस की तरफ जाता है, तो उसकी लाइन और लेंथ में थोड़ा सा मसला है। मुझे तो यही लगता है कि जिस तरीके की टीम होनी चाहिए थी वैसी टीम है नहीं हमारी। और आसिफ अली बहुत टाइम से आप चांस दे रहे हैं, आसिफ अली को बार बार चांस दिए जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जितना हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शर्जील खान भी ऐसे परफॉर्मर हैं जो मैच को एक साइड पे कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं वो, तो उनका नाम होना चाहिए था। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे टैंकों का सबसे बड़ा महार। आगे बढ़े और आपको बताएं, तालिबान ने पंजशेर पर कंट्रोल का दावा कर दिया। मज़ाहमती फ्रंट ने तरदीद कर दी। लड़ाई में अहमद शाह मसूद के करीबी साथी और गुरिल्ला जंग के माहिर सालेह रेगिस्तानी मारे गए। फ़हीम दश्ती समेत मज़ाहमती फ्रंट के दीगर 4 अहम कमांडर्स भी हलाक हुए। शुमाली अपोजिशन का दावा है कि तालिबान कमांडर कारी फसीउद्दीन लड़ाई में मारे जा चुके हैं। जनरल बिस्मिल्लाह कहते हैं अफगानिस्तान को तकसीम करने का वक्त आ गया है। तालिबान तर्जुमान ने कहा, तमाम पड़ोसियों का ताउन अफगानिस्तान की बहाली के लिए इंतहाई अहम है। चीन अफगान हुकूमत और अवाम के साथ ताउन करे। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यकीन दिलाया कि चीन और अफगानिस्तान के दरमियान जो मंसूबे हैं उन्हें अच्छे अंदाज से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अमारत इस्लामी अमन कायम करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। नंबर को उन्होंने नापाक कदम यहाँ रखे और हमने उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी। सारी अजीम अफवाज और सारी पाकिस्तानी कौम को उसका क्रेडिट जाता है। बाकी जितनी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है तालिबान में, अफगानिस्तान में, इंडिया ने जितनी भी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की उसके 66 कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के, और जो दोनों खुदकुश हमलावर थे, फिशरी वाला भी आइडेंटिफाई हो गया है, कोई ग्वादर वाला, और कल जो एफसी पे हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। ये दोनों लोग अफगानिस्तान से आए और पाकिस्तान पर अमन व अमान के मसले के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में इस खित्ते को आगे ले जाना जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को जो अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, अब वो सारा रोज मलबा, मैं तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करता, वो शेख रशीद पे डाल रहा है। मैं एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अफगानिस्तान में हुकूमत बन जाए, क्योंकि हम अफगानिस्तान में अमन के साथ हैं, हम अफगानिस्तान में इस्तेकाम के साथ हैं, हम अफगानिस्तान की तरक्की के साथ हैं, क्योंकि हमारी तरक्की और उनकी तरक्की जो है वो एक दूसरे से मुंसलिक है। मुझे नहीं पता, फॉरेन ऑफिस इसका फैसला कर सकता है। मैं बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, जब गवर्नमेंट बन जाएगी अफगानिस्तान में उसके बाद एक मैं तफसीली आपसे 10 की बजाय 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। जी एजाज। पाकिस्तान में कोई फेवरेट कैंप नहीं, तोरखम का दौरा किया, वहाँ हालात ठीक हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरी जानिब गवर्नर सिंह भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे थे एक ही स्क्रीन के ऊपर। आपको बताएं कि हुकूमत पर हमला करने वाले सरमायाकारी में रुकावट हैं, वो कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी बेहतरी की राह में रुकावटों की निशानदही कर दी। नथिया गली में बैनुल अक़वामी होटल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त हम निज़ाम को ठीक करने और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। कानून की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी आएगी। ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं, करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। दुबई में क्या है, वो सिर्फ रेत है, साथ समुंदर है। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दुबई में किसी की जरूरत नहीं है इनकी जिंदगी को कोई पैसा मांगे, कुछ करे, रिश्वत मांगे, तो वही अब हमने करना। यहाँ कानून स्टैब्लिश करना है।
ताकि बाहर से पाकिस्तान में पैसा आए। हमारी जान है इस सिस्टम को ठीक करने की। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती जैसे जैसे कायम करते रहेंगे, खुद ही ओवरसीज पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उनको इत्मीनान होगा कि उनके पैसे के ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। ये है सारी स्ट्रगल चल रही पाकिस्तान की इस वक्त। ऑपोजिशन लीडर ने खबरदार किया है कि महंगाई का सैलाब ना रोका गया तो वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा दौर में फौजी नहीं बल्कि मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं। और आज पाकिस्तान की मईशत बहुत कमजोर है, जहां महंगाई का ना खत्म होने वाला सैलाब बह रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह महफूज बना दिया। हमें माशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। आज के दौर में फौजी जंगें नहीं, माशी जंगें लड़ी जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत में बहुत ज़ोफ और कमजोरी है। आज महंगाई ने तबाही मचा दी है और एक ऐसा ना खत्म होने वाला सैलाब है तबाही का जो रुकने का नाम नहीं लेता। 6 सितंबर के शहीदों का खून हमसे पुकार कर ये सवाल कर रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, मगर उसके बदले में आज पाकिस्तानी कौम किस हालत में है। ये है वो चुपता सवाल जो कि पूरी कौम आज के हुक्मरानों से पूछ रही है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और मैं समझता हूँ कि अगर इस महंगाई के तूफान को ना संभाला गया तो ये हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा। अपने 13 साला दौरे इक़्तिदार में कराची को एक बस न देने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कहते हैं जिसने अवाम के हुकूक जब्त किए उनसे हिसाब लिया जाएगा। अगला वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब जी आला होगा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के कारकुनों को तब्दीली के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है? ये सिलेक्टिंग किस किस्म का आज़ाब लेकर आया है? खान ने आपका वोट पे टाका मारा है, इमरान ने आपका पेट पे टाका मारा है। हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे। मेरे पंजाब के जियालों के लिए पैगाम है, जाग मेरे जियालो जाग, पाकिस्तान जल रहा है। जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आज़म बनाया, वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। अब अपना तैयारी पकड़े, आने वाले हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अगला वजीर आज़म जियाला होगा, अगला वजीर आला जियाला होगा। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए, सराय की अवाम के लिए वज़ीर बना के रहूंगा। है ईमान सीनों में चेहरों पे नूर, ये मेरे मुजाहिद ये मेरे गुरूर। 6 सितंबर मादरे वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम का दिन। 1965 में आज ही के दिन कौम ने मुत्तहिद रहकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। यौम दिफा यौम शहदाए पाकिस्तान, तजदीद अहद वफा, दुश्मन के खिलाफ अदीम शान फतह का दिन। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब हुई। पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शहदा के अहले खाना शरीक हुए। एडमिरल अमजद खान नियादी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शहीदों के घर वालों से भी मिले, गुलदस्ते पेश किए। मदार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। 4 खवातीन समेत असगर खान एकेडमी के 44 कैडेट्स पर मुश्तमिल चाको चौबंद दस्ते ने आज़ादी गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान एकेडमी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने शहदा को खिराज तहसीन पेश किया, मदार कायद पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और सलामी दी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। GHQ रावलपिंडी में आज शाम पर वकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे।
तकरीब में शोहदा के घर वाले भी शरीक होंगे। 6 सितंबर की सुबह जब भारत का लाहौर फतह करने का ख्वाब वतन के सपूतों ने नाकाम बना दिया। भारत ने लाहौर वजीराबाद स्टेशन पर हमला किया, मगर पाक फौज की सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ने बुज़दिल भारतीय फौज की पूरी एक रेजिमेंट को 9 घंटे तक आगे ना बढ़ने दिया। फिर 7 सितंबर को सूरज तुलू हुआ, जो आज भी हिंदुस्तानी फजाइया के जवाल की दास्तान सुनाता है। उस रोज पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के 25 तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए, जबकि 7 को नाकारा बना दिया। पाक फजाइया को सिर्फ और सिर्फ 3 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा, मगर जवाब में MM आलम ने एक ही वक्त में 5 तैयारे भारत के तबाह करके ना सिर्फ आलमी रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि भारतीयों के दिल लर्जा दिए। मिशन अकम्प्लिश्ड। इसी रोज की शाम पाकिस्तान नेवी पानियों को चीरती हुई कराची से पौने 200 मील दूर दुश्मन के ताकतवर तरीन अड्डे द्वारका को तबाह करने पहुंच गई। पाक नेवी ने दुश्मन का ये अहम अड्डा तबाह करके सिर्फ 12 घंटों में मिशन मुकम्मल कर लिया। एक अंदाजे के मुताबिक जंगे सितंबर में भारत के 110 तैयारे तबाह और 19 नाकारा हुए, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 30 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। 17 रोज जारी रहने वाली इस जंग का हर दिन भारतीय फौज पर मुश्किल गुजर रहा था। इसीलिए भारतीय इतनी जल्दी में वापस भागे कि 20 टैंक्स और इतनी तोपें छोड़ गए कि 2 रेजिमेंट्स के लिए काफ़ी थीं। पाक अफवाज ने खुद से 5 गुना बड़ी फौजी ताकत को शिकस्त देकर दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आज भी पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखने वाले जंगे सितंबर को याद करके पीछे हट जाते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,232 हो गई हैं। 3,613 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाजिमीन को 2 दिन में वैक्सीन लगवाने की मोहलत दी है। मास्क पहनना भी लाजिमी होगा, ये भी कहा गया है। और सिंध में तालिब इल्मों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम तातुल का शिकार है। गुज़िश्ता रोज सिंध भर के तालीमी इदारों में वैक्सीन लगाने की मुहिम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तातुल देखा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज निजी और सरकारी तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक के 14,200 तलबा को वैक्सीन लगाने की मुहिम का ऐलान किया। तमाम DHOs को खुतूत भेजे। एसोसिएशन ने भी वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों की वैक्सीन लगवाएं, लेकिन सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल ना हो सका। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि महकमा तालीम ने तलबा और तालिबात के आदाद शुमार ही फराहम नहीं किए, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया है। हैदराबाद में 50 से ज्यादा टीमें वैक्सीनेशन के लिए निकली, जिन्हें फौरन वापस बुला लिया गया। टीमें निकल गई थी और तकरीबन हमने 50 के करीब एक ताल का हैदराबाद को शुरू किया था, लेकिन सुबह हमारे पास नए डायरेक्शन आए कि इसको होल्ड किया जाए और अब हम पहले वैक्सीन करेंगे 17 साल और 18 साल के दरमियान वालों को। उधर सक्खर समेत दीगर शहरों में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू नहीं हो सका है। और अब तहलका खेज खबर शामिल करें। कोरोना वैक्सीन जाली सर्टिफिकेट्स के इजरा का घिनौना धंधा। नादरा NIMS सिस्टम की दर्जनों लॉगिन्स IDs फरोख्त कर दी गई। घर बैठे जिस शनाख्ती कार्ड पर जो चाहिए वैक्सीन रजिस्टर करा दें। तो ये सारी की सारी बात, ये सारे का सारा मामला जानेंगे। समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमको ज्वाइन कर रहे हैं। यूसुफ चीमा, ये सब कुछ कैसे पता चल सका? कितना घिनौना धंधा है ये?
देखें बिल्कुल किरण, इससे पहले देखने में आता था कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फेक बनाए जा रहे थे, जो कि एक आम बात बन गई हुई थी। मगर इसके बावजूद कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च हुई थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉगिन आईडीज़ फ़रोख्त कर रहे थे। जब उस हवाले से हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की, उनसे एक लॉगिन आईडी जो है उनसे ख़रीदा गया, जो कि उन्होंने हमें बेचा तकरीबन 1000 रुपये का। और मुख्तलिफ प्राइसेस के अंदर मुख्तलिफ लॉगिन आईडीज़ फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो RHC यानी कि रूरल हेल्थ सेंटर या छोटे शहरों से मुतल्लिका सेंटर्स हैं, वहाँ के आईडी जो है वो तकरीबन 1000 में बासानी फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। जबकि बड़े सेंटर्स के जो आईडीज़ हैं, जहाँ पर तमाम वैक्सीन मौजूद होती हैं, उनके आईडीज़ तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये में फ़रोख्त किए जाते हैं। तो इस वक्त तकरीबन हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो वैक्सीन इसी तरह से अंदराज किए जा रहे हैं। वैक्सीन आईडीज़ जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, और उनके अंदर तमाम आईडीज़ के अंदर किसी भी तरह की किसी को कोई वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो तमाम आईडीज़ NIMS नादरा की वेबसाइट के ऊपर जो है वैक्सीनेटर का लॉगिन बनता है। लॉगिन के अंदर बाकायदा एक मोबाइल नंबर जो है वैक्सीनेटर का वो ऐड किया जाता है, इसके साथ साथ उसका एक पासवर्ड ऐड किया जाता है, और 24 घंटे के लिए जो है लॉगिन फ़रोख्त किया जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 1000 से 12000 तक होती है। और उसके बाद 24 घंटे के बाद उस लॉगिन आईडी को बंद कर दिया जाता है, तब उसके बाद से दोबारा से उसको ख़रीदा जाता है। इस वक्त जो हमने आईडी अपने लोगों से वहाँ से ख़रीदा था, ऑनलाइन लोगों से, वो बंद हो गया। उसके बाद दोबारा से नया आईडी उनकी तरफ से भेजा जा रहा है, जो कि इस वक्त उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर DHO ऑफिस और रावलपिंडी DHO ऑफिस के आईडीज़ हैं, और उन आईडीज़ के मुताबिक जो है वहाँ पे मौजूद जितनी वैक्सीन है उनके किसी भी जो है। यूसुफ चीमा, जिम्मेदारान क्या कर रहे हैं? इसको देखने वाले, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले क्या कर रहे हैं? हमारी नादरा हुकाम से जब इस हवाले से जब नादरा हुकाम से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमने एक सिस्टम बना के जो है लॉन्च कर दिया है, तमाम DHOs मुतल्लिका सिटीज़ को दे दिया है। तो हम अब इसको मिसयूज़ किया जाए, किसी भी तरह से कोई इस्तेमाल किया जाए, तो इसके अंदर हम किसी भी तरह से कोई जिम्मेदार नहीं हैं। तो हम इस हवाले से मुतल्लिका शहरों के डिप्टी कमिश्नर, DHO ऑफिस और जितने भी मुतल्लिका अफसरान हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो फिर इसके ऊपर कोई अमल में कार्रवाई आ सकती है। तो हम इस हवाले से FIA जो कि जिसका ये मेन डोमेन बनती है, उसकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही मुतल्लिका अदारों किसी की जानब से कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया यूसुफ चीमा, आपने अपडेट किया। हम खबर आपको दें, नैब की कार्रवाई के बावजूद महकमा खुराक सिंध में गंदम की खुर्द-बुर्द का सिलसिला ना रुक सका। सरकारी गोदामों से गंदम की 77,000 बोरियां गायब हो चुकी हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगरी से। जी मंसूर। हाँ देखिए, ये ऑफिशियल इंकशाफ हुआ है। महकमा एंटी करप्शन ने वज़ीर आला को एक समरी भेजी है, जिसमें बताया है कि कोई 77,000 बोरियां हैं जो महकमा खुराक के गोदामों से गायब है, और इनकी मालियत कोई तकरीबन 36 करोड़ बन रही है अब के हिसाब से। तो एंटी करप्शन की जानिब से वज़ीर आला को भेजी गई जो समरी थी, उससे वज़ीर आला ने कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन 4 माह गुजर गए। हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि 4 माह होने के बावजूद जो मुलव्वस लोग हैं जिन्होंने गंदम चुरा कर बेच दी ओपन मार्केट में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और बारिश के बायस मली नदी में तुग़यानी के बायस बंद किया गया कोरंगी कॉजवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शाहनवाज कादरी रिपोर्ट करेंगे। कराची में 3 रोज बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी आ गई, जिसके बायस कोरंगी काजवे और कोरंगी क्रॉसिंग की नदी को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। कोरंगी काजवे एक दिन बंद रहने के बाद खोल दी गई। अब कोरंगी क्रॉसिंग रोड के एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद क्रॉसिंग वाले रोड का एक ट्रैक खोला है। इधर शहरियों का कहना है कि हर बार बारिश के बाद यही सूरत-ए-हाल होती है। 118 रुपए लीटर पेट्रोल में आप कितना लंबा चक्कर काट के एक डिफेंस फेज 2 तक जा सकते हैं। लिहाजा खुदारा अपील करते हैं हम वज़ीर आला सिंध से कि गरीबों पर रहम करें और अल्लाह के वास्ते कुछ इसका मुनासिब बंदोबस्त करें। हर साल का ये मसला है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको हल करें इसका, क्योंकि हर दफ़ा बारिश होती है, हर दफ़ा ये बंद हो जाता है। आवाम के लिए आप रोड ऊंचे करवा दें, आपका फर्ज बनता है। ट्रैफिक हुकाम कहते हैं नदी में पानी की सतह बतदरीज कम होना शुरू हो गई है। मुमकिना तौर पर शाम तक दूसरा ट्रैक भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची।